हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका लेना देना आप सब लोगों से है। मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा ना होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा जिसका कोई लेना देना जीएसटी से ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है रजिस्ट्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन। सर, क्या जीएसटी में और कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है? आखिर जीएसटी जो आया है उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो एसएससी या बिजनेसमैन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सीएसटी या वैट में, उनका कन्वर्जेंस यानी कि कन्वर्जन कैसे होगा अंडर जीएसटी सिस्टम। मैं आपको बता दूं, शुरू के 2 लेक्चर, आज का और नेक्स्ट लेक्चर, मेरा एकेडमिक बेस्ड होगा। आप लोगों को लॉ और कानून के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स कौन सा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, क्या होना जरूरी है आपके पास, कौन सा पोर्टल यूज करेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन आपको कितने दिनों के अंदर मिल जाएगा, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, कैंसिलेशन कैसे होगा और रिवोकेशन कब कब किया जा सकता है उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, शुरू के 2 लेक्चर्स जो हमारे होंगे, बेसिकली दोज 2 लेक्चर्स आर ऑफ एकेडमिक। अब चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे लॉयर्स हों, प्रैक्टिशनर्स हों, कोई भी हो, हमारा जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, आपको मैं बता दूं, 2 चीज़ें देखनी है हमको। एक तो शेड्यूल 3, लाइबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड, यानी जीएसटी एक्ट 2016 में शेड्यूल 3 है, जिसमें आपको बताया गया है who are those person who are needed to get their registration। ओके, यानी अगर शेड्यूल 3 पढ़ लिया जाए, शेड्यूल 3 के बारे में नॉलेज रख ली जाए, then we can understand easily that who are those person who are needed to get the registration certificate under GST scheme। Okay, and there are some sections, section 19, 19A, 20, 21 and 22. After having the knowledge of all these sections, we will be eligible or will be able to have the detailed knowledge about the GST Act with reference to registration, only after having all these things in our mind। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एकेडमिक सेक्शन, ताकि हम लोग को ये पता चल सके ये एक्ट कहता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 19(1) की। ये बोलता है हर एक वो बंदा जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है। ओके, हर एक वो बंदा जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है को जीएसटी लायबिलिटी अराइज होने के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जी, बात खत्म। कहा गया हर एक वो बंदा जो, हर एक वो बंदा जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है को इस एक्ट के तहत within 30 days from the date of the liability arises shall apply for registration। उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। That's it। सेक्शन 19(2) कहता है, ढंग से सुनेंगे, सेक्शन 19(2) कहता है कि आपके पास जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स होंगे, सेक्शन 19(2) कहता है आपके पास जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स होंगे एक स्टेट में। प्रॉब्लम ये भी तो आएगी कि सर हर एक स्टेट के लिए हमको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ,
हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये उनके लिए नहीं है जिनका केवल एक स्टेट में बिजनेस है, दो में स्टेट में बिजनेस है। इफ यू हैव बिजनेस इन 2 स्टेट्स देन यू हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन ओनली दीज 2 स्टेट्स। आपको बाकी स्टेट से क्या लेना देना। अगर आपका 30 के 30 इंडिया के 30 के 30 स्टेट्स में आपके बिजनेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां से आप बिजनेस करते हैं, देन यू हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट सेपरेटली। अब सर एक स्टेट में मैंने अपना एजुकेशन का काम खोला है, दूसरे स्टेट में भी मैंने एजुकेशन का अपना ऑफिस डाला हुआ है, तो जहां जहां से मैं अपनी गुड्स, तो जिस जिस स्टेट से मैं अपनी सर्विसेज सप्लाई करता हूं, गुड्स या सर्विसेज जिस जिस स्टेट से सप्लाई करता हूं उस इस स्टेट में मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं इस पेन को भी बनाने का काम करता हूं, मैं पढ़ाने का भी काम करता हूं, और मैं एक दिल्ली स्टेट में ही हूं, तो क्या मुझे इन दोनों के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? ना, आपको एक ही स्टेट में 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 19(2) कहता है, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 कहता है कि हर एक एसएससी को जितने उसके बिजनेस वर्टिकल्स होंगे एक स्टेट में, एक सिंगल स्टेट में जितने मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स होंगे, दे आर नीडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन इन सो मेनी टाइम्स, इन सो नंबर्स। इज इट क्लियर? अगर मैंने एक स्टेट में 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, मेरा रिलायंस फ्रेश है, मेरा रिलायंस पेट्रोलियम है, मेरा रिलायंस ट्रेंड्स है, मेरा रिलायंस एजुकेशन है, तो ये 4 सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स हो गए। इन चारों के लिए एक ही स्टेट में 4 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, ना कि एक। यानी एक स्टेट में जहां से आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, उस स्टेट, हर एक उस स्टेट में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन एक ही स्टेट में आप जितने बिजनेस वर्टिकल्स में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, उतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कराने पड़ेंगे। अब क्लियर है? अच्छा, अब अगर इतने नंबर कराने पड़ेंगे तो इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जबकि इश्यूज अराइज होंगे। क्या फ़ायदा हुआ तब जीएसटी लाने का जब इतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे? वी वे आर थिंकिंग दैट ओनली 1 रजिस्ट्रेशन वुड बी सफिशिएंट फॉर जीएसटी पर्पसेस, बट हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन इन सो मेनी टाइम्स। तो जितने स्टेट में हम वर्क करेंगे उतने स्टेट के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, जितने बिजनेस वर्टिकल्स करेंगे उतने आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। क्या बात है, लेकिन है प्रॉब्लम है, लेकिन है। 19(2) आपको कहता है जितने मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स होंगे। जब बिजनेस वर्टिकल्स की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस वर्टिकल। तो इसके लिए आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ये आपको बताएगा बिजनेस वर्टिकल्स क्या होते हैं, ये आपको बताएगा बिजनेस वर्टिकल्स क्या होते हैं। ये आपको बताता है कि जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो ICAI ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिलीज़ किया हुआ है, उसमें इन्होंने 2 सेगमेंट बनाए हैं। बिजनेस सेगमेंट, उसकी डेफिनेशन अलग दी हुई है, और जियोग्राफिकल सेगमेंट, उसकी डेफिनेशन अलग दी हुई है। तो जो हमारा जीएसटी का प्लान है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के जियोग्राफिकल सेगमेंट पर ना जा करके बिजनेस सेगमेंट की बात करता है, और कहता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इशूड बाय ICAI जो बिजनेस सेगमेंट को डिफाइन करती है, वही डेफिनेशन हम बेस लेकर के चलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? जी सर, बात बिल्कुल सही। सेक्शन 19(1) हम लोगों ने देखा, कोई भी बंदा जो लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड मेंशन है शेड्यूल 3 में, दे आर नीडेड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द लायबिलिटी अराइजेस। ओके, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 कहता है जितने बिजनेस वर्टिकल्स होंगे उतने आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब इफ एनी एसएससी वांट्स टू
get the registration under GST Act. अगर कोई एसएससी जो भले शेड्यूल 3 में ना हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एसएससी पर्सन कहता है कि नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, then he can do so, but he should follow all the rules, regulation and provisions of the act also. ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा लिया, मन मर्जी चल गई. After getting the registration, he have to follow all the provisions, rules and guidelines given under the GST. Okay. Section 19 subsection 4 बोलता है PAN is mandatory. Without having PAN you cannot get the registration. आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए. कहाँ का? इनकम टैक्स का. यानी आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो पैन नंबर इशू किया है, उस पैन नंबर के सहारे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाएंगे. यानी सारे एसएससीज ये बात कान खोल करके सुन लें कि पैन नहीं है तो अप्लाई कर लो. दैट्स इट. सेक्शन 19(4) सब सेक्शन ए कहता है क्यों अब पैन नंबर का होना जरूरी क्यों है, मैं इसके बारे में बात बता दूं. पैन नंबर का होना इसलिए जरूरी है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना, वो वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड द लास्ट वन इज 15. शुरू के जो 2 डिजिट होंगे वो स्टेट कोड होगा. क्या होगा? स्टेट कोड होगा. जैसे 09 स्टेट कोड है यूपी का, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है यूपी का, तो आपको लिखना पड़ेगा. जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा. और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो बाकी के 10 डिजिट बचे ये आपके पैन नंबर के होंगे. ओ सर अब समझ में आई बात. ये आपके पैन नंबर का नंबर होगा. ये जो 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर आपको मिलता है वो यहाँ लिखा जाएगा. यानी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप खुद बना सकते हैं. जिस स्टेट में आप हैं आपका पैन नंबर जोड़ दीजिए प्लस 13 14 एंड 15. 13 एंटिटी नंबर हो सकता है आप पहला रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस स्टेट में, दूसरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस स्टेट में, तीसरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसी स्टेट में. तो जितने नंबर आप रजिस्ट्रेशन लेंगे उतने नंबर कोट करेंगे. 14 को फिलहाल ब्लैंक छोड़ा गया है और 15 चेक डिजिट है. इन टोटलिटी आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें ये 15 डिजिट मेंशन रहेंगे सर्टिफिकेट पर. अब समझ में आया पैन नंबर क्यों जरूरी. विदाउट हैविंग पैन वन कैन नॉट गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सिस्टम. जी हाँ, लेकिन उनका क्या, जो नॉन रेजिडेंट हैं वो पैन नंबर थोड़ी ले आएंगे. नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहे फॉर द टाइम बीइंग. शुड यू हैव एनी पैन नंबर? नॉट एट ऑल सर. उसका पैन नंबर की क्या जरूरत. तो एनी अदर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ऐसे नॉन रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है. तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. सेक्शन 19 सब सेक्शन 5 क्या कहता है ये. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए था और आपने इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती कराएगा. आप ना चाहें तो आपको तो खुद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. और आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए था, बट यू डिडंट डू दैट. You would have been registered under, you would be liable to registered under this act, but you didn't do that, you didn't get the registration. The proper officer can have
योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके सर, एक बात बताइए, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, जब रिटर्न्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूएन के बारे में पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं। सेक्शन 19 सब सेक्शन 6 कहता है प्रॉपर ऑफिसर। सेक्शन 19 सब सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूनाइटेड नेशंस नोटिफाइड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 19 सब सेक्शन 6 कहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा नोटिफाइड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनका रजिस्ट्रेशन कराना हो, ये भी तो गुड सप्लाई कर सकते हैं, तो इनको हम यूआईएन नंबर देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं, इनको हम यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। इनको हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते, इनको हम यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। सोचो, कहीं पर आपको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर दिखे, एक यूआईएन नंबर दिखे, यू विल कम टू नो दैट यस दीज आर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, these are the multilateral financial institution which have different powers, which are quite different, which are covered under the quite different criteria। उनके ऊपर डिफरेंट तरह के रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, लेकिन हाँ, उनको हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर ना दे करके यूएन या जिसको हम यूएनआई कहेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएनआई नहीं, यूआईएन नंबर देते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वो दिया जाता है। अच्छा सर जी, यानी 3 लोगों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा, एक तो नॉर्मल पैन बेस्ड, नॉन रेसिडेंट, और यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी सर। 19 सबसेक्शन 7 कहता है कि आपने एप्लीकेशन तो डाल दिया, अब एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा। इट डजंट मीन एट ऑल दैट यू विल गेट द प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन, इट विल बी online. Registration procedure will be online. Each and everything is available on the portal. GST नेटवर्क क्या होता है, GSTN, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, वो कैसे काम करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैंने कहा 19 सब सेक्शन 7 कहता है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो उस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपकी उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होता है, एंड आफ्टर गेटिंग द वेरिफिकेशन दे विल डू द रजिस्ट्रेशन, दे विल डू द रजिस्ट्रेशन, बट द कंप्लीट प्रोसीजर मस्ट बी डन विद इन 7 डेज। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर ये कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन का। सेक्शन 19 सब सेक्शन 7 कहता है 7 दिनों के अंदर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 19 सब सेक्शन 7, मान लेते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन दाखिल की थी, मान लेते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन दाखिल की थी वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गई, तो बिना आपको सुने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। बिना सुनने का मौका दिए